देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश में नई सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में क्या हो रहा है? जिस नाम पर केजरीवाल ने वोट मांगे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। 7 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली है, ना कांग्रेस को मिली ना आम आदमी पार्टी को। सब कुछ बीजेपी के हाथ लगा। तो देखना ही होगा कि आखिर आगे होता क्या है। इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चारों का निश्चित हो गई। नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 52 पर आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। जेल का जवाब वोट से नहीं मिल पाया और अरविंद केजरीवाल को चुनावी तैयारियों के लिए वक्त भी बहुत कम मिला। केजरीवाल की लोकप्रियता काफी हद तक उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित है, जो लगातार लोगों को पसंद आती रही हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, केजरीवाल खुद को विवादों में घिरा हुआ पाए। इसी दौरान दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल जेल चले गए। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। देखा जाए तो चुनावी तैयारियों के लिए मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव कैंपेन के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिर से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। हालांकि चुनाव से कुछ दिन पहले जेल से वापस तो लौटे, लेकिन रिजल्ट ने दिखाया कि उनको लेकर दिल्ली के वोटरों की सहानुभूति खत्म हो चुकी थी। इस चुनाव में एक बार फिर केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दिल्ली की सियासत इस समय गरमाई हुई है। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। संजीव कौशिक जी उपस्थित रहने वाले हमारे साथ, राकेश गोयल जी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, शबनम खान जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी मौजूद रहेंगे, कुलदीप यादव जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, तनु जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी और सैयद जवाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। मैं सीधा शुरुआत करने जा रही हूँ संजीव जी के साथ। संजीव जी, दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें की थी अरविंद केजरीवाल ने, तमाम रोड शोज, रैली, बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो वोट दीजिए, इस तरह से चोट कीजिए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एक सीट भी नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर निराशा तो मिली है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को या उनके सहयोगी दलों को कोई सीटें नहीं मिली है, लेकिन तथ्य ये भी बताते हैं कि दिल्ली में मतों का प्रतिशत बढ़ा है आम आदमी पार्टी का। 6% आम आदमी पार्टी का बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के बावजूद 2% से ज्यादा उसके मतों में गिरावट आई है। ये तथ्य बताते हैं। दूसरी बात, अच्छा लग रहा है कि 7 सीटों की गिरावट पर आप बात कर रही हैं, लेकिन पूरे देश में जिन्होंने 63 सीटें खो दी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? आपको लग रहा है कम चर्चा हो रही है? मेरी बात उत्तर प्रदेश में 33 पर लोगों ने सिमटा दिया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगी क्या? फिर सवाल पूछूंगी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चर्चा कम हो रही है इस मुद्दे पर? हिंदी भाषी बेल्ट में 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खो दी, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सरकार तो बना रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन लोगों की निगाहों से जो गिरी है, 10 वर्षों में 35 साल लगे थे भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए। 10 सालों में ये हश्र क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करने की जरूरत है। बेरोजगारों को आपने नकार दिया, युवाओं को एक साइड में करके। आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है? नहीं, क्यों चिंतन की जरूरत है? मैंने कहा तो सही कि वोटों में इजाफा हुआ है, वोटों के प्रतिशत में इजाफा हुआ है। सीट एक भी नहीं मिली 35 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए। दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है? सीटें के बेटे को सीट नहीं मिली। मैंने कहा तो सही कि लोगों ने प्यार तो दिया ना, लोगों ने मतों के इजाफा में अहमियत तो दी ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ छद्म तरीके से छवि खराब करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी का ऐन मौके पे, वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा उसको। ठीक है संजीव जी, लौटूंगी माफी के साथ, आपको बीच में रोक रही हूँ। मैथिल जी, क्यों आप लोगों ने ऐसा काम किया कि आम आदमी पार्टी की छवि ही खराब हो गई और कुछ इस तरह से खराब हुई है कि एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाई? ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? धन्यवाद शाजिया। पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी जनसमूह को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और मैं सुन रहा था मेरे भाई कौशिक साहब को, जब आपने उनसे पूछा ना कि 7 सीटें हार गए, तो ऐसा लगा जैसे कि दुखती हुई रग पे आपने पैर रख दिया या किसी सांप की पूंछ पे आपने पैर रख दिया। वो उछल पड़े एकदम से, वो कहने लग गए ये देखो, वो देखो, फलाना देखो, टिमकाना देखो। वो अपनी जेब में हाथ डालकर ये नहीं बता पाए कि उनकी जेब में 1 रुपया आया क्यों नहीं। ये पूछिए जरा इनसे। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारी बातें की, ये कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर ये सरकार नहीं बननी चाहिए, लगातार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। तो मैं जरा इनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। पहले तो ये देखिए, ये है क्या, ये आंकड़ा देख रहे हैं आप। अब मैं देश की जनता से पूछूंगा कि इनमें से कौन सा बड़ा होता है, यहाँ बताइए कौन सा बड़ा होता है। ये होता है ना बड़ा, तो ये जो है ये किसको मिला है? ये मोदी जी को मिला है। वो एक अकेला इन सब पे भारी था, वो एक अकेला इन सब पे भारी था। इन लोगों ने न जाने किस प्रकार के कुचक्कर चलाए, किस किस प्रकार की अफवाह जो है फैलाई। अभी आपने देखे होंगे कुछ वायरल वीडियोस, लखनऊ में अरे कुछ महिलाएं जाके 1-1 लाख रुपए के लिए जो इन्होंने गारंटी पत्र दिया था कांग्रेस का, वो जमा करा रही हैं। पूछिएगा जब बात से कितने नोट लेके आया है, 1-1 लाख रुपया, ये है इनकी गारंटियां। तो मैं आपको बताना चाहता हूं शाजिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार जब शपथ लेंगे, उसके बाद देश के अंदर जो और चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पे भी काम करेंगे। और ये जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे रोजगार की, इनसे पूछिए ना, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, कितने रोजगार इन्होंने दिए हैं। पंजाब के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों को पाल लिया इन्होंने। उसके अलावा दिल्ली के अंदर शराब की नदियां बहाई है। एक पे एक पौवा फ्री देके चुनाव नहीं जीते जा सकते, यह देश की जनता और दिल्ली की जनता ने बता दिया। ठीक है, जवाब से जवाब ले लेते हैं, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मैथिल जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, कई सारे दागे भी हैं, मदरसे से नहीं पढ़े तो बताओ कौन सा अंक बड़ा है? मदरसे से पढ़े? नहीं, अब मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं। बता दूं, ये 99 नहीं 100 हो चुके हैं, ये 100 हो चुके हैं, कितने हैं? ये 100 हो चुके हैं। और दूसरी चीज कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी है, एक अकेला। अरे ये कितने हैं? बैठो जगह पे। नहीं, ये तो बताओ। ये बौखला गए, ये बौखला गए। मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खराब हो चुका है। और ये बड़े हैं ना, खड़े हो जा जगह पे। लगातार पर्चे जो हैं वो लीक हो रहे हैं, लगातार युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति, और ये इतने बहरूपीय लोग हैं कि अब ये प्रभु श्री राम जी को भूल चुके हैं। ये अब जय श्री राम नहीं कह रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल लोग आते थे पहले वो जय श्री राम के नारे से स्टार्ट करते थे, आज प्रभु श्री राम जी को भी धोखा देने का काम करा है इन्होंने। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के लोगों को गालियां दी जा रही हैं, वहां के तमाम लोगों को गालियां दी जा रही हैं, और वो अयोध्या का अपमान नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश का अपमान है। और इस उत्तर प्रदेश के अपमान का बदला एक बार फिर विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा अपने वोट के माध्यम से। अभी तो ये वहां 33 पे आए हैं, वहां से सुपड़ा साफ होने वाला भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि बेरोजगारी पे बात नहीं, जिस तरीके से भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है देश के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के चुनाव को लूटते हैं, वो सारे लोग आज इस चीज को समझ लें कि देश की उम्मीदें इस वक्त राहुल गांधी जी की तरफ हैं। और जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ली है, उस अंडरकरंट को भारतीय जनता पार्टी के लोग पहचान नहीं पाए। ठीक है, शबनम खान से जवाब ले लेते हैं। शबनम जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और आपका जवाब। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसकी सबको मुबारकबाद पूरे देशवासियों को देना चाहती हूँ। जो हारे हैं, जो जीते हैं, उनको भी सबको मुबारकबाद। क्या बोल रहे थे जवाब भाई कि प्रधानमंत्री जी, अरे आपका हिडन एजेंडा ही कांग्रेस का खतरनाक है। आपने कांग्रेस का हिडन एजेंडा नहीं पढ़ा है, शायद इनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा ध्यान से, कि जब हम आ जाएंगे हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपका भी पैसा जायदाद छीनकर वहां बांट देंगे। ये हिडन एजेंडा आपका प्रधानमंत्री ने ये कहाँ बोला गया, कहाँ लिखा है कि आपका भी पैसा छीनकर बांटा? अरे प्रॉपर्टी में क्या, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी पैसा नहीं होती है। आपकी प्रॉपर्टी छीनकर बराबर बांटी जाएगी। आम लोगों से ऐसा कहा गया। आपने ऐसा अपने मैनिफेस्टो में लिखा ही क्यों, अगर उसको प्रधानमंत्री जी ने उजागर कर दिया? और आप कह रहे हैं कि इतनी सीट अयोध्या में हरा दिया। क्या हो गया हमारे
मेरे देश की जनता किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी कहीं से जिता सकती है। सलाम है मेरे देश की जनता को, फिर भी उसकी मर्जी है किसी को जिताए किसी को हराए। बात इसकी नहीं हो रही कि कौन कहां से आ रहा, बात इसकी है कि सत्ता किसकी आ रही है। तुमने इतनी चालबाजियां करी, तुमने वो प्रशस्ति पत्र लेकर पहुंच गए और 8,500 रुपए दिए जाएंगे, उसके तुमने सर्टिफिकेट गारंटी कार्ड भी दे दिए। फिर भी जनता ने तुम्हें आईना दिखा दिया, फिर भी तुम्हें जनता ने बता दिया जीतोगे फिर भी नहीं। किसी कीमत पर भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। ये आपके मुंह पर बड़ा तमाचा है। ठीक है, ठीक है। जो 400 कुछ लाते थे वो 90 पे आके इतरा रहे हमारे सामने। जो 400 लाते थे, शर्म नहीं आती। 240 शेर अकेला लेकर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए 240 सीट। देखिए, पहली बात तो साजिया जी आपको बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन बाद हम आपसे मिले हैं, चुनाव के बाद जो परिणाम आया है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी, जो सही बात है, अभी हमारे देखिए बीजेपी के प्रवक्ता है, अब एक गाना इनके ऊपर बहुत बढ़िया लॉन्च होता है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। ठीक है, तो आज यही ये गाना गा रहे हैं बीजेपी के लोग। ये हमारे भाई आते हैं तो बोलते हैं आप मदरसा में पढ़े थे या कहाँ पढ़े थे। कुलदीप जी, कौन सा दाग लग गया है, कौन सी दाग की बात? बता, इन्होंने तो हमेशा 10 साल आपकी जनता जनार्दन ने इनको पूर्ण बहुमत सरकार बनाने को दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतिहास और प्रभु श्री राम का नाम लेकर जनता को गुमराह करने का काम किया। और प्रभु श्री राम ने जहां भी कदम रखा था वहां आज इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार वहां पे अपना MP बनाई। अभी भी इनको शर्म नहीं आ रहा है। 400 पार कहाँ गया, समुद्र के लहरों में निकल गया। दिल्ली की जनता पे अभी बम फटने वाला है महंगाई का। अभी उनको पानी का दिख रहा था, दिल्ली में पानी नहीं था, उत्तर प्रदेश से आ रहा था, हरियाणा से आ रहा था। नहीं, ठीक है, उत्तर पे ले लूं 20 सेकंड और। ठीक है, अभी जब इनको एजुकेशन का पैसा देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, दवाई का देना पड़ेगा, बस का देना पड़ेगा, फिर इनको समझ में आएगा। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए वो काम किया है जो मोदी आज तक नहीं कर पाए हैं। और जितने कम समय में केजरीवाल का ग्रोथ हुआ, पार्टी का ग्रोथ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का 10 साल के समय में भी ग्रोथ नहीं हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है और प्रवक्ता है, ये नफरत हिंदू मुस्लिम का नापा। ठीक है, राकेश जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। राकेश जी कह रहे हैं कुलदीप जी कि 400 पार का जो नारा है वो लहरों में बह गया है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, कोई लहरों में नहीं बहा। ये एक 400 आए क्यों नहीं? 400 नहीं, उसमें कुछ कमियां रही, उनके ऊपर भी विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से कहाँ पे एक्चुअली क्या कांग्रेस ने और अदर पार्टियों ने इतना झूठ फैलाया, चाहे वो दलित आरक्षण को लेकर फैलाया, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर फैलाया, चाहे संविधान को बदलने के लेकर झूठ फैलाया। उस झूठ का असर रहा कि कुछ लोग मिसगाइड हो गए, जैसे 1 लाख के इन्होंने राशि बांटने की बात की, उससे मिसगाइड हो गए। पर भाजपा की बहुत बड़ी जीत है। और इसके साथ उड़ीसा में भी भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है, तो मोदी जी कहीं भी कमजोर नहीं पड़े। मोदी जी पूरे शक्ति के उतारे। जैसे आपने दिल्ली की बात करी थी, वो दिल्ली की बात, बुलडोजर मैं आपके बीच में नहीं बोला, दिल्ली की बात करी। दिल्ली में मणिपुर में भाजपा का वोट शेयर बढ़ा, मणिपुर में लोग आम आदमी पार्टी का मात्र 24% का वोट शेयर है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे हमारा वोट शेयर बढ़ा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की साइड पे 24% मात्र वोट शेयर है। 18% कांग्रेस का है, दोनों को मिला के भी 55% बीजेपी के वोट शेयर को सामने नहीं कर पा रहा। ठीक है, तनु जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। नहीं कि क्या सिचुएशन है? ये कह रहे मोदी जी कमजोर नहीं पड़ा, तो फिर कौन कमजोर पड़ा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कमजोर पड़े, इसका हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी रही, उसको हम आगे देख लेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी जेल में थे, उसका असर पड़ा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहती हूँ, जो एक तरफ 99 सीटों का लेके खड़े हैं और 205 सीटों का लेके खड़े हैं। 240 99 सीटों, 240 सीटें, वो 240 सीटें भी ये राम मंदिर पर मांगकर लाया। राम मंदिर पे ये 240 सीटें मांगकर लाया है। और ये कैसे बीजेपी के प्रवक्ता भेजे जिन्होंने राम मंदिर पे वोट मांगा, छपा हुआ है और ये 205 कह रही हैं। एक बात और, अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, दिल्ली के अंदर मुसीबत आएगी। भैया, दिल्ली के अंदर सरकार तो केजरीवाल की है और वैसे भी पानी नहीं मिलता। केजरीवाल कहाँ पर है? आरोप तो लगता है केजरीवाल को आप लोगों ने अंदर डलवा दिया है। तो शराब का घोटाला करोगे
जिम्मेदारी अगर होती है। गली गली में शराब का ठेका खोलोगे, गली गली के अंदर बच्चों को शराबी बनाओगे, तो क्या तुम्हारा हम इलाज करेंगे नहीं क्या? कुलदीप जी आ रहे पोजीशन में प्लीज पूरी बात कीजिए। देखिए, स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके सड़कों पे थी, उनका सुपड़ा साफ हो गया। क्यों सुपड़ा साफ हो गया? घमंड की वजह से। कहते हैं ना, रस्सी चली गई लेकिन बल नहीं गया। भीड़ से अभी आवाज आ रही थी। दिल्ली में केजरीवाल जी एक सीट भी नहीं जीत पाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा आपने। मैंने कहा ना आपसे, सबसे पहला सवाल ये था, केजरीवाल जी जेल में थे, इस वजह से असर हुआ, लेकिन वो कवर कर लेंगे। कितने दिन पहले जेल में गए? कीजिए ना, कितने दिन पहले? यूपी की बात कीजिए, जिस राम मंदिर पर वोट मांगते हैं, जिस धर्म के लिए ये लोग खड़े रहते हैं, आज जनता ने इन्हें नकार दिया, क्योंकि राम जी भी जानते हैं कि भाव क्या है। भाव राजनीति है या फिर भाव देश की जनता का समर्थन है। राम जी भी जानते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी अपने। लौटूंगी मैं दिल जी, लौट रही हूँ। जनता से एक बार बात कर लेते हैं। जनता यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बेरोजगारी का जवाब दे दूं। ये जो बार बार बकवास करते हैं, इन्हें सबको सरकारी नौकरी चाहिए। 12वीं या 14वीं पढ़ते ही BMA करते सबको कलेक्टर बना दो। इन्हें करके नहीं खाना, सबसे बड़ी कमी है। देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है। ये करना नहीं चाहते। मेरा लड़का इंटर करके और उसने 4 साल मेहनत किया, आज फैक्ट्री का मालिक है, 25 लोगों को रोजगार दे रखा है। और ये जो रोजगार खड़े हैं ना, बेरोजगार खड़े हैं, मेरे साथ भेजो, 25,000 रुपये महीना मिलेंगे सारों को। लेकिन करके खाना पड़ेगा, कलम की कमाई नहीं होगी। ठीक है। और कौन बोलना चाह रहा है? इन्होंने लास्ट टाइम पे संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लाल किताब दिखा दिखा के 8,500 रुपया हर महीने आएगा, टका टक। एक अकेला 240 सीटें लेके आया। ये 36 दल, कोई 12 ला रहा है, कोई 15 ला रहा है, कोई 90 ला रहा है। मेरा बब्बर शेर 240 लाया है। बीरू से चक्कर। आप इंतजार करिए, 2-4 महीने इंतजार करिए, 400 पार करके दिखाएंगे। सब दौड़े आएंगे। बहुत खूब। मैं जी बिल्कुल आ रही हूँ। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम आपको राजनीतिक तरीके से ही समझा दे रहे हैं कि मतलब लोग जो है सिर्फ राजनीति की बातें कर रहे हैं। किसी को मतलब नहीं है कि पढ़ाई क्या चल रही है। ठीक है, लोग ये देख रहे हैं पलटू। आप स्टूडेंट हैं? पलटेंगे। आप स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ के, क्या करते हैं? हाँ, मैं नीट की तैयारी करी, नीट का पेपर दिया है। मैं क्वेश्चन भी बोल दूंगा, सवाल भी दे दूंगा आपको। ठीक है, आप सिर्फ माइक लगा रखे। ठीक है, क्या है कि लोग सिर्फ ये देखने में लगे कि पलटू राम जी पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, और नीट से भविष्य बच्चों का क्या हो रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है। अब क्या करा इन्होंने कि जो नीट का रिजल्ट है उसको आना था 14 जून को, और निकाला कब है? 4 जून को। जब मतलब पार्टी का रिजल्ट आया है तभी निकाल दिया है नीट का भी रिजल्ट। अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी सुनेंगे, अभी तुम्हारा पेपर कराएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, काउंसलिंग की डेट भी फिक्स कर दिया। अब काउंसलिंग की डेट इसलिए फिक्स कर दी क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनका मतलब मनोबल टूट जाए, वो प्रोटेस्ट करने के काबिल ही ना बचे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए शाहजिया, हमारे भाई का एग्रेशन जो है वो, मेरा मानना ऐसा है कि एग्रेशन गलत जगह निकाल रहे हैं। अगर ऐसी इनको कोई परेशानी है तो क्यों नहीं एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले गए। यहाँ आपके सामने तो कोई फैसला होना नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि प्लांटेड है। दूसरी चीज, अभी जो इन्होंने कहा ना कि 0 इन्होंने कहा था, तो मैं जरा बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स में कांग्रेस को अंडा मिला है। आंध्र प्रदेश में 0, अरुणाचल में 0, दिल्ली में 0, हिमाचल में 0, जम्मू कश्मीर में 0, मध्य प्रदेश में 0, त्रिपुरा में 0, उत्तराखंड में भी 0। तो ये 0 पार्टी यहाँ बैठकर देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जिस पार्टी को बहुमत मिला हो, तीसरी बार, ये ऐतिहासिक है कि देश के अंदर एक ही व्यक्ति तीसरी बार शपथ ले रहा है। ये अपने आप में बताता है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है। एक और बात, अभी एक भाई ने बोला था 1 लाख रुपए की गारंटी ये लेके घूम रहे थे, 8,500 रुपए की गारंटी लेके घूम रहे थे। करोड़ों महिलाओं को ये 1-1 लाख रुपए देते। देश का बजट 47 लाख करोड़ रुपए का, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी
युवा को जवाब दो आप, युवा को जवाब दो आप। वहाँ नहीं जवाब दे रहे। यूथ हमारे देश की आत्महत्या कर रही है, यूथ हमारी है, और हमें जीरो की बात बता रहे। जब जनता आपको मौका दे रही है, ठीक है, ठीक है, प्लीज पोजीशन पे, प्लीज पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है, मुद्दे की बात करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ, मुद्दे की बात करेंगे ना, हम मुद्दे की बात देखिए, गारंटी के ऊपर कूद रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के 29 पेपर लीक किए हैं। एक बात और, यहाँ पर इनको बड़ा दर्द झड़क रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। कर्नाटक के अंदर क्या कर रहे हो आप लोग, ये बताओ। तेलंगाना में क्या कर रहे हो आप लोग, ये बताइए। राजस्थान में आपने क्या किया, ये बताइए। अरे भैया, दिल्ली में क्या कर रहे हो, ये बताइए। नहीं, ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर इनसे सॉल्यूशन पूछो तो सॉल्यूशन नहीं है। क्या अयोध्या से चिल्ला रहे हैं। प्लीज पोजीशन पे आइए, प्लीज पोजीशन पे आइए। जवाब सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन बहुमत के नंबर तो एटलीस्ट एनडीए के पास है ही ना, उसको तो आप नकार नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल एनडीए के पास बहुमत है और उनके साथ जो है नीतीश कुमार साहब भी चले गए, चंद्रबाबू नायडू जी भी चले गए। पहले से थे और पहले ये कहा गया था, ऐसा थे वो। आप झूठ मत फैलाए ना ब्रदर, आप झूठ ना फैलाए, आप शांति से रखें। जनता सब जानता है। आप झूठ ना फैलाए। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, नीतीश बाबू आपके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट था। और ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो मुस्लिम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी विचारधारा चंद्रबाबू नायडू की उस आइडियोलॉजी से नहीं मिलती है, जो आरक्षण को समर्थन कर रहे हैं। और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप पढ़ते नहीं ना, मैंने पढ़ रखा है, आप लोग व्हाट्सएप पे पढ़ा करें। हमें चंद्रबाबू नायडू पे ऐसे तो लिखना नहीं है ना, ऐसे तो लिखना नहीं है। तो आप उनकी चंद्रबाबू नायडू साथ में बैठे हुए थे, नीतीश कुमार साथ में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे हैरत की बात ये लग रही थी कि नितिन गडकरी साहब बहुत खामोश बैठे हुए थे। मेरा सवाल था उनसे कि स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। उन्होंने गिनवा दिया कि एनडीए को, खास करके बीजेपी को डेंट कहां पर लगा है। इस डेंट को स्वीकारना होगा। मैं शाजिया, जय श्री राम, मैं बोल रही हूँ कि ये बीजेपी का डेंट ढूंढते घूमने वाले, बीजेपी का डेंट ढूंढते घूम रहे हैं। बीजेपी को कहाँ डेंट लगा है? अरे तुम्हारा तो पूरा ही पहिया समेत गाड़ी पंचर हो गई है, अपनी चिंता करो। तुम्हारा तो सब खत्म, बचा ही कुछ नहीं है, गाड़ी डैमेज पिचक गई है। अपनी गाड़ी की चिंता करो, कार की सवारी नहीं, गाड़ी की चिंता नहीं है, सवारी कर रहे हैं। जितना हारे हो ना, कोई और होता तो शर्म से मुंह छुपा के बैठ जाता कि इतना झूठ बोल के भी मुंह दिखाने आ गए हो। संविधान बदलने के 400 पार जिले से देश की जनता ने नकार दिया। जिस संविधान को बदलने में थे, आज उसे नरेंद्र मोदी सलाखों में रखने माथे मारी जाएगी। 400 पार इसलिए जाएगी, अभी तुम्हारे चंगू मंगू, सारे चंगू मंगू कैसे 400 पार, कैसे 400 पार ऐसे जाएगी कि इनके चंगू मंगू को पता है ना ये 8,500 दे पाएगा, ना इनके बस की कुछ और है, ना ये सत्ता चला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, देश की जनता को आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए 400 पार ही जाएगी। थोड़ा सब्र करो, अपनी बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ठीक है, पोजीशन में देखिए, अभी कांग्रेस की जो नई प्रवक्ता बनी है वो कह रही है ये संविधान बदल देते। अरे भैया, संविधान तो आपकी दादी ने बदला था ना। 42वां संविधान संशोधन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहते हैं, उसके अंदर 20% जिन्होंने संविधान बदल दिया। उस संविधान की आत्मा, उसका प्रियम्बल, वो बदल के रख दिया इन लोगों ने। ये बैठ के ज्ञान दे रहे हैं यहाँ खड़े होके। इन्होंने इमरजेंसी लगाई, 90 से ज्यादा इन्होंने सरकारें बर्खास्त की, ये बैठ के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल में बताइए कितनी कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त की? एक भी नहीं। इन्होंने तो सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था। क्या मोदी जी ने इनकी
इनकी चोरी पकड़ी, जुटाई पकड़ी, नोटों के बंडल पकड़े, सोने की ईंटें पकड़ी, तो ये चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के देखिए नौटंकी कर रहे हैं। ये ठीक है संजीव जी शाजिया, हमें खुशी हो रही है ये माहौल देख करके और जय श्री राम का नारा देख करके। बना रहे इकबाल आप लोगों का और ऐसे ही नारे लगाते रहिए। इस बार 63 सीटें कम हुई है, एक बार और। क्या बोलना चाहती है? जय श्री राम सुनना पसंद नहीं है? अच्छा समय लगेगा, लगाइए, अंत समय तक कोई लगेगा। फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं उन्मादी ठीक है, क्यों नहीं लगेगा राम जी का नारा? ये उन्माद पैदा करने के लिए इस उन्माद से वोट नहीं राम जी बनते, का नारा अंत समय तक लगेगा। उन्माद से वोट नहीं मिलते, इस उन्माद से वोट नहीं मिलते। इस लास्ट सांस तक जय श्री राम। ठीक है, बोल लीजिए। जय जगन्नाथ। तो ये दिल्ली की स्थिति है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए प्लीज, लेकिन एक बार सुन लीजिए संजीव जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नारों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग इस नारे को नहीं समझ पाए और भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यदि 99 तक पहुंच गई तो वो बढ़ी या घटी, कौन समझाएगा? ये किसको नहीं समझ में आता है? ये आंकड़ा किसको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पार्टी को आप खत्म करने की बात कर रहे थे वो पार्टी 99 तक पहुंच गई है और जो कहती थी कि 400 पार करेंगे वो 250 के नीचे सिमट गई है। तो किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? चिल्लाने से नहीं होता। ईवीएम पे तो रोएंगे नहीं ना, ईवीएम पे तो नहीं रोएंगे ना। पूछिए, ईवीएम तो नहीं करोगे ना? ये तमाशा नहीं, ये तमाशा नहीं। ईवीएम और इन्हीं लोगों ने बीजेपी का वोट खा लिया। इन्होंने चुनाव आयोग पे लगाए, लगातार हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। ये असलियत है इन लोगों की। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। जनता क्या कह रही है, बोलिए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों को हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सातों सीटें भाजपा को दी। और जो बात कर रहे हैं, पूरे देश को जलाने का काम इस कांग्रेस अलायंस ने किया, पूरे युवाओं को भड़काने का काम इस कांग्रेस अलायंस ने किया। तो मिला क्या? मिला 236 का आंकड़ा और जनता जनार्दन ने एनडीए को, गठबंधन को पूर्ण बहुमत का दिया। अब रोना रोए और मैं तो चाहता हूँ कि अब पता आएगा जो जनता ने सूली पर कांटे की टक्कर दी है, अब पता लगेगा संसद के पटल पर जब लोकतंत्र के जनता के हित के फैसले आएंगे, ये जनता का साथ देंगे या बाहर जाएंगे। ठीक है, आ रही हूँ, एक सेकंड। मैडम, मेरा सवाल इन भाई साहब से कौन से ये मेरा सवाल इन भाई साहब से है। इन्होंने अभी 2 मिनट पहले इनका वक्तव्य सुना मैंने। इन्होंने बोला मोदी जी ने ना नौकरी की बात करी, ना महंगाई की बात करी, सारी बात किसने करी? इन्होंने करी, कांग्रेस ने सारी बातें करी। तो बहुमत इनके साथ क्यों नहीं है? पब्लिक ने इनको सपोर्ट क्यों नहीं किया? शाजिया, अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और तमाम लोग जो समर्थक हैं उनसे पूछिए कि दूध के ऊपर कितने रुपए बढ़ गए, तेल के ऊपर फिर से रुपए बढ़ गए। जैसी अभी एनडीए की सरकार आई है फौरन जो है आप देखें घरेलू गैस के, दूध के दामों के ऊपर जो है रुपए बढ़ चुके हैं। उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी जो है वो कम नहीं हुए, घरेलू गैस के दाम कम नहीं हुए। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में रहेगी ये महंगाई को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। और देश के हितों के जो मुद्दे हैं, चाहे चीन का मुद्दा हो गया, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। और अभी देखिए क्या हुआ है, इलेक्शन से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने लोगों को एक बार फिर से शेयर मार्केट के अंदर ठगा है। उन्होंने कहा कि 4 जून को मार्केट बहुत ऊपर होगी, सब अपना इन्वेस्टमेंट डालो करो, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्रैश करती है। सबसे बड़ा जो है इस वक्त आप देखेंगे कि घोटाला अगर जो हुआ, जिसपे राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है कि आपने शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ा घोटाला करा, 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। ठीक है, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया जो इन्होंने पूछा था। उनका सवाल ये था कि ठीक है उन्होंने नौकरी नहीं दी, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन बहुमत तो आप लोगों के पास भी नहीं। पूर्ण बहुमत
बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं दिया। 300 एनडीए को तो मिली, एनडीए को मिली, लेकिन आपको इस बात को कह दूं कि ज्यादा दिनों तक ये बैसाखी की सरकार नहीं चलेगी। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि चंद्रबाबू नायडू भी भागेंगे और आप जो पलटू चाचा हैं, जिनकी हमेशा पलटने की आदत है, जो चवन्नी की आदत है उछलने की, ये सब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ करके बांटेंगे, क्योंकि उनके दिन में किसी के लिए सम्मान नहीं। ये उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी अभी तोड़ देंगे। ज्यादा नहीं 3 महीने सत्ता में रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू की सरकार भी जाएगी, पार्टी जाएगी, उसके बाद नीतीश कुमार की भी जाएगी, और जो चवन्नी उछाल है उनको भी तोड़ देगी। ये कैसे होंगे? 400 तोड़ दे, पार्टी तोड़ेंगे। जब तुम्हारे सारे लोग देखेंगे तुम्हारे पास झुनझुना है, कुछ देने के लिए नहीं है, इनके पास झुनझुना दिखाई देगा, संविधान बदलने का क्या मोदी लेकर जाएंगे, जब दिखाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो देश को ले जाए आगे। देश को लेकर जाए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे झुनझुना हिलाते हुए और 400 पार करवाएंगे। पलटू कहते हो नीतीश कुमार को, पलटू कहते हो नीतीश कुमार जी को, आप सब मुंह तकोगे और भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। ठीक है, ठीक है। 400 पार का क्या हुआ? इनकी जो 400 पार का नारा था इनका, उसका क्या हुआ? अब 400 पार का नारा दे रहे हैं। कमाल की बात है, 2 बैसाखियां हाथ में है, लेकिन घमंड नहीं क्या इनका? समझ ये नहीं आता कि राम जी के नाम पर वोट मांगा इसलिए इतनी सीटें आई। अगर राम जी के नाम पर वोट न मांगते और अगली बार सुपड़ा साहब है, स्मृति ईरानी जी को नकार दिया देश की जनता ने, और अब ये इस तरीके की बातें कर रही है यहाँ पर। घमंड नहीं जाता। मैं बहुत शांति से, एक सेकंड सब शांत होकर सुन जाओ। ये जितने लोग 400 पार का हल्ला मचा रहे हैं, इनकी औकात ये है कि ये 233 में सिमट गए। अब मेरा प्रश्न ये है कि अभी भी एनडीए अपनी सरकार बना रही है, बावजूद इसके राहुल गांधी और पूरा विपक्ष धराशायी हो गया नरेंद्र मोदी के आगे। अब जो लोग अयोध्या पे सवाल उठा रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है, आप उठाइएगा इसको कि अमृतपाल जीत गया यहाँ से आतंकवादी, उस पे कोई क्यों नहीं सवाल करता? और अन्ना मलाई हार गया आईपीएस, उस पे कोई क्यों नहीं सवाल करता? हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोगलों को सुन रहे हैं, और यही कारण था कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे और रहेंगे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। मोदी जी के बाद और भी लोग हैं, अभी योगी भी बाकी है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज प्लीज पेशेंस रखिए, आ रही हूँ प्लीज। कुलदीप जी समय दीजिए मुझे, मैं आ रही हूँ आपके पास। 1 सेकंड। कश्मीरी है, ये बोलना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, जो लोग बोलते हैं ना, एक मिनट, जो लोग बोलते हैं ना मोदी चाहिए क्यों, भाजपा सरकार चाहिए क्यों, एक मिनट सर, जो लोग बोलते हैं ना भाजपा सरकार क्यों चाहिए इस देश में, मैं बताऊं, मैं कश्मीरी हूं। जिस कश्मीर में हमें बाहर निकलने का कोई हक नहीं था, जिस कश्मीर में कांग्रेस ने 40 साल हमारे सीने के ऊपर पीला झंडा रखा था, पाकिस्तानी तिरंगा, जिस कश्मीर में खून की नदियां बह रही थी, जिस कश्मीर में पत्थरबाजी का नाम मिल रहा था, जिस कश्मीर में आतंकवादी का नाम मिल रहा था, और 10 साल आके, और सबसे बड़ी बात, जब कांग्रेस सरकार वहां पे हुआ करती थी हमारे कश्मीर में, मेरी बात सुनिए मैडम, हाँ, जब कश्मीर में कांग्रेस हुकूमत 40 साल रही, एक मिनट सर, जब 40 साल कांग्रेस सरकार रही, उस टाइम पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा है। 10 साल भाजपा सरकार ने कश्मीर में हुकूमत की और हमें नई जिंदगी दी है। आज पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। मेरा नाम है परवेज अहमद भाट, मेरी बात सुनिए मैडम, और ये बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, 10 साल भाजपा की हुकूमत और उसके बाद से नया कश्मीर, परवेज अहमद भट्ट इस समय बताते हुए कि कश्मीर की क्या स्थिति है। अभी कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है जानने के लिए, यहाँ दर्शक कश्मीर से भी पहुँचते, उन्हीं को सुन लीजिए। एंटर करा दो, मेरी बात सुनिए, और जो मेरी बात सुनिए, और जो ये कांग्रेस के लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, इनको नहीं पता, जिस कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज माना जाता था ना, उस कश्मीर में पाकिस्तान लाल चौक के ऊपर पाकिस्तानी तिरंगा हुआ करता था, और दम है, वो दम था मोदी के पास, जो बाहर फेंके, तिरंगा बाहर फेंक दिया और अपने देश का तिरंगा खड़ा किया। हमें अपने घर में अपने देश का तिरंगा नहीं रख सकते थे, गोली मिलती थी, बड़ी बात, कांग्रेस की देन थी। और आज अगर हमें हिंदुस्तानी नागरिकता मिली, आज अगर हमें हिंदुस्तान की पहचान पत्र मिली, वो तो नरेंद्र मोदी की देन से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आओगी। आप कौन बोलना चाह रहा है?
भाइयों मेरी बात से चुप रहोगे तो मिलेगी। मैडम देखिए, दो वाक्य बोलना चाहूंगा। एनडीए सरकार को छोड़कर इंडिया सरकार के लिए जो चाहती है, उनके समर्थक चाहते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे। यूपी में फिर से हम बाबर को लाएंगे। दूसरी चीज सुनिए, अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे। अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे। यूपी के हिंदू को हम जड़ से मिटाएंगे। दूसरी तीसरी सुनो, भारत, ये 2 लाइन की बात हुई। लास्ट बात है, भारत को लूटा है, भारत को लूटेंगे। भारत को लूटा है, भारत को लूटेंगे। इस ठगबंधन के तो हम संग ही जाएंगे। यही एक इंडिया की पहचान है और इंडिया चाहती है। इंडिया गठबंधन की बात हो रही है यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसी भी देश को बड़ा बनने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत है। इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पे आ चुके हैं। डिफेंस में भी पिछले 5-7 साल में, 8-10 साल में जो हुआ है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर, क्या यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इससे कभी बेहतर था? ये सब जो है अतीक अहमद या जो बाबर को लाना चाहते हैं, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, उनको हटाना। अगर किसी भी जगह पर अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही ठीक नहीं है तो काम क्या होगा, इकोनॉमी क्या बढ़ेगी? और जैसा मेरे भाई ने कहा, कश्मीर में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होती तो आगे कहां बढ़ सकते थे हम। इसके अलावा मुलायम सिंह जो कहते हैं, लगातार उसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ वो इसका क्या होगा, बाप का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, और किस तरीके से, है ना। तो कुल मिलाकर ये है, ये सिर्फ ये जो कहा जा रहा है, सारे के सारे स्टेट्स में कितने, कम से कम 15 स्टेट में अगर 3 या 4 जगह कम सीटें आई हैं, एक यूपी में कम आई हैं, एक वेस्ट बंगाल में, एक कहने का मतलब है इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती। और सिर्फ इनका इनका वोट शेयर भी बढ़ा है, ये लगातार इंप्रूव करते रहेंगे। बड़ी बात आपने कही कि इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती, बताइए। मैडम मैं कनाडा से आया हूँ, 2 मिनट की बात करनी है। आप बोलिए, आप 4 मिनट दीजिए, बोलिए। ऐसा है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये खरीद बेच का सामान नहीं है। जो लोग खरीदना चाहते हैं या जो लोग बिकना चाहते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर एनडीए में कोई सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो इतना जबरदस्त जन आंदोलन होगा कि खरीदने और बेचने वालों को पछाड़ दिया जाएगा। बड़ी बात। मैम नमस्कार, मैं आपने जो स्टार्टिंग करी थी केजरीवाल पे स्टार्ट किया था आपने, मुझे नहीं पता मुद्दा पीछे छूट गए ऐसा लग रहा है। मैं तो वहीं वापस आना चाहता हूं आपको। देखिए, जो भी हार हुई है यूपी के अंदर, जो लोग कह रहे हैं राहुल और अपने इसका राहुल एंड गठबंधन है जो आज ने, इन्होंने सिर्फ भ्रमित किया है वहाँ के गरीब और छोटी जाति वर्ग के लोगों को, और ये नुकसान इनको आगे आने वाले विधानसभा में भरपाई करना पड़ेगा। इस बार तो हम जनता के समर्थन को सर आंखों में बिठाते हैं।